गरीब सास की 3 प्रेग्नेंट बहू। आशा अपनी 3 प्रेग्नेंट बहुओं और अपने 3 बेटों के साथ गोपालपुर गांव में एक छोटे से घर में रहती थी। तीनों बहुएं रानी, सुजाता और रोशनी तीनों अपनी सास का बहुत ध्यान रखती थी और तीनों बेटे आनंद, आकाश और मोहन जंगल से लकड़ी काट कर बेचा करते थे और इसी तरह ही उनका घर चलता था। एक दिन जब तीनों बेटे लकड़ी काटने के लिए जंगल जाते हैं, लकड़ी काटने के चक्कर में समय का पता ही नहीं चला। हाँ भैया, आज तो बहुत लेट हो गई, चलो जल्दी से चलते हैं। अगर रात हो गई तो कहीं से भी कोई जंगली जानवर हमला कर सकता है। तीनों भाई आपस में ही बात कर रहे होते हैं कि तभी मोहन को झाड़ियों के पास कुछ दिखाई देता है। अरे वो क्या है वहाँ पर? कहाँ पर? वहाँ उन झाड़ियों के पास। तीनों भाई झाड़ियों के पास जाते हैं। अरे ये तो हिरन है और उसे तो बहुत चोट लगी है। लगता है किसी जंगली जानवर ने इस पर हमला किया है। हमें इसकी मदद करनी चाहिए वरना ये ऐसे ही मर जाएगा। सही कहा तुमने, एक काम करते हैं, इसे गांव के वेद के पास ले जाते हैं, वहाँ इसका अच्छे से इलाज हो जाएगा। तीनों भाई उस हिरन को उठाते हैं और अपने घर की तरफ ले जा रहे होते हैं कि तभी उनके सामने एक शेर आ जाता है, जिसे देखकर तीनों डर जाते हैं। ये क्या? ये शेर यहाँ कहाँ से आ गया? अब हम क्या करेंगे? मोहन के इतना कहते ही वो शेर मोहन पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से मोहन की वहीं मौत हो जाती है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरा भाई नहीं मर सकता। अब वो शेर आकाश पर हमला कर देता है और आकाश की भी वहीं मौत हो जाती है। आनंद ये सब देखकर बहुत डर जाता है और उस हिरन को उठाकर वहां से भागने लगता है कि तभी वो शेर आनंद पर भी हमला कर देता है, लेकिन आनंद उस हमले से बच जाता है। गांव वालों को आनंद गांव के किनारे पड़ा मिलता है। अरे भैया, ये तो आशा का बेटा है ना, लेकिन ये यहाँ ऐसी हालत में क्या कर रहा है? अरे लगता है इस पर किसी जंगली जानवर ने हमला करा है। एक काम करते हैं, इसे इसके घर लेकर चलते हैं और जल्दी से वेद जी को बुलाते हैं। अब गांव वाले आनंद को उसके घर ले जाते हैं। आशा अपने बेटे को ऐसी हालत में देखती है और रोते हुए बोलती है, ये क्या हुआ मेरे बेटे को? इसकी ऐसी हालत कैसे हुई? अरे लगता है इस पर किसी जंगली जानवर ने हमला किया है। लेकिन मेरे दोनों बेटे वो कहाँ हैं? ये तो हमें गांव के किनारे जख्मी हालत में मिला था, इसलिए हम इसे यहाँ ले आए। अब आकाश और मोहन के बारे में तो आनंद को ही पता होगा। गांव के वेद आनंद के जख्मों पर पट्टी कर देते हैं, जिसकी वजह से उसे होश आ जाता है। माँ, माँ, मैं यही हूँ बेटा, मोहन और आकाश कहाँ हैं? आनंद सारी बातें अपनी माँ को बताता है, जिसे सुनकर आशा और तीनों बहुएं बिल्कुल हैरान हो जाती हैं और सब रोने लगती हैं। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। आनंद घायल होने की वजह से कुछ भी काम नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से उसकी बूढ़ी माँ को ही घर घर जाकर काम करके पैसे कमाने होते हैं। रानी बहू, ओ रानी बहू, कहाँ हो तुम? आई माँ जी। जी माँ जी बोलिए। ये ले राशन और जाकर खाना बना ले। लेकिन माँ जी, इतने से राशन से हम सब कैसे खा पाएंगे? आशा के परिवार की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से उनको कभी कभी तो 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती थी। एक दिन जब रानी घर से बाहर जाती है, अरे ये क्या रखा हुआ है इस पोटली में? ये पोटली यहाँ कहाँ से आई है? शायद माँ जी को पता होगा इसके बारे में। माँ जी, माँ जी, क्या हुआ बहू? सुबह सुबह क्यों चिल्ला रही हो? माँ जी, क्या ये पोटली आपकी है? नहीं बहू, ये पोटली तो मेरी नहीं है। ये तुझे कहाँ से मिली? हमारे घर के बाहर रखी हुई थी। आशा और रानी बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ सुजाता और रोशनी भी आ जाती हैं। क्या हुआ माँ जी? भाभी, इस पोटली में क्या है? पता नहीं, ये पोटली मुझे घर के बाहर रखी हुई मिली थी। भाभी, पोटली को खोलकर तो देखो, इसमें क्या है? रानी पोटली को खोलकर देखती है और जैसे ही वो पोटली को देखती है तो वो उस पोटली को देखती रह जाती है। क्या हुआ बहू? क्या कोई खजाना देख लिया जो कुछ बोल नहीं रही हो? माँ जी, खजाना ही है, इसमें तो सोने के सिक्के हैं। क्या? इधर ला। इसमें तो सच में सोने के सिक्के हैं। सोने के सिक्कों से भरी पोटली को देखकर सब हैरान हो जाते हैं और सोच में पड़ते हैं कि ये पोटली उनके घर के बाहर आई कहाँ से। लेकिन गरीबी से परेशान सारा परिवार इसे भगवान का उपकार समझकर उन सोने के सिक्कों की मदद से अपने घर की सारी परेशानी को दूर करते हैं और देखते ही देखते उनकी सारी परेशानी दूर हो जाती है। अब रोज उन्हें घर के बाहर एक सोने की पोटली मिलती है। अरे भैया, ये आशा के परिवार में तो खाने के भी लाले पड़ रहे थे,
लेकिन अब देखो झोपड़े से इतने बड़े घर में आ गए। सही कहा तुमने, लगता है आशा के हाथ कोई खजाना लग गया है। अरे खजाना ही हाथ लगा होगा, वरना इतने कम समय में इतना बड़ा घर कैसे आया इनके पास। उसका बेटा भी तो लाचार है और उसकी बहुएं भी तो प्रेग्नेंट है। आशा तो इतनी बूढ़ी है, तो इसने इतना सारा पैसा आखिर कमाया कैसे। अरे एक काम करते हैं, आज रात को आशा के घर जाते हैं और उसके खजाने से कुछ माल हम भी गायब कर लेते हैं। अरे आइडिया तो बहुत अच्छा है, चलो रात होते ही हम सब वहां चलते हैं। रात होते ही गांव वाले आशा के घर घुस जाते हैं और आशा के कमरे में चले जाते हैं, जहां उन्हें तिजोरी दिखाई देती है। तो वो सब तिजोरी को देखते ही उसे तोड़ने की कोशिश करते हैं और तभी वहां आशा आ जाती है। बचाओ बचाओ, चोर चोर। अरे यार ये कहां से आ गई। इसका मुंह बंद करो, वरना ये सारे गांव वालों को यहाँ बुला लेगी। आशा की चिल्लाने की आवाज सुनकर सारा परिवार आशा के कमरे में आ जाता है। माँ क्या हुआ, चिल्ला क्यों रही हो, और ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। अरे इसके बेटे को भी पकड़ो, वरना ये भी चिल्ला चिल्ला कर गांव वालों को बुला लेगा। वो लोग आशा और आनंद को पकड़ लेते हैं। भगवान के लिए इन्हें छोड़ दो, इन्हें कुछ मत करना। अरे चुप हो जा, वरना ये दोनों मारे जाएंगे। नहीं नहीं, इन्हें कुछ मत कीजिएगा। सुजाता के इतना बोलते ही वहाँ वही हिरन आ जाता है जिसकी जान आनंद ने बचाई थी, और देखते ही देखते वो हिरन एक मृग देवता का रूप ले लेता है, जिसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं। अरे ये तो वही हिरन था जो हमें जंगल में मिला था। मैं एक मृग देवता हूँ। उस दिन मैं मृग के रूप में जंगल में घूम रहा था, तभी वहां शेर आ जाता है और मुझ पर हमला कर देता है। घायल होने की वजह से मैं अपने असली रूप में नहीं आ पाया। तुम तीनों भाइयों ने अपनी जान पर खेलकर मेरी जान बचाई थी। मेरी वजह से ही तुम्हारे दोनों भाइयों की मौत हुई थी, जिसकी वजह से तुम्हारे घर के हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए थे। इसलिए मैं तुम्हारे दरवाजे बाहर रोज सोने की पोटली रखता था। मृग देवता के इतना बोलते ही मृग देवता उन गांव वालों को हवा में उल्टा टांग देते हैं। अरे हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे मृग देवता जी, हम दोबारा ऐसा नहीं करेंगे, हमें माफ कर दीजिए। तुम लोगों को अपनी गलती का एहसास हो गया, इसलिए मैं तुम सबको माफ कर रहा हूँ। मृग देवता के माफ करते ही वो वहाँ से चले जाते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी इतनी मदद की। मदद तो तुम लोगों ने मेरी उस दिन की थी। अगर तुम लोग ना होते तो शायद मैं नहीं बच पाता। इतना कहकर वो मृग देवता उनको आशीर्वाद देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं, और आशा का सारा परिवार खुशी खुशी रहते हैं। वर्षा अपने 5 बेटों और 3 बहुओं के साथ रहती थी। उसकी तीनों ही बहुएं संस्कारी और शीतल स्वभाव की थी। मम्मी जी, मैंने पूजा की थाली सजा दी है। तेरा शुक्रिया बहू, लेकिन तुझे ये सब करने की क्या जरूरत थी, मैं खुद कर लेती। वैसे भी तुम तीनों की ही कंडीशन अब ऐसी है कि बस अब तुम आराम करो, समझी, और हमारे घर के चिरागों की अच्छे से देखभाल करो। जी मम्मी जी, लेकिन चाहे कुछ भी हो, हम अपने कर्तव्य और धर्म से कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। तभी वर्षा की दूसरी बहू बोल पड़ी। जी सासू माँ, और हमारा कर्तव्य है आपकी सेवा करना, जो कि हम लोग हर हाल में करेंगे। हे भगवान, मुझसे पिछले जन्म में ऐसा कौन सा पुण्य हो गया था जो तूने मुझे इतनी अच्छी बहुएं दी। भगवान तुम्हारे जैसी बहुएं सभी को दे। सब कुछ इसी तरह से हंसी खुशी बीत रहा था। वर्षा के पास भले ही अपने और अपने बच्चों के रहने के लिए कोई बड़ा घर नहीं था, लेकिन उसकी बहुओं ने कभी उसे ये एहसास नहीं होने दिया था कि उन्हें किसी बड़े घर की जरूरत है। सभी एक कमरे में रहकर भी बहुत खुश थे। इसी तरह से महीनों बीत गए और वर्षा की तीनों ही बहुओं ने अपनी प्रेगनेंसी के 9वें महीने में कदम रखा। बहुओं, आज तुम्हारी गोद भराई की रस्म होगी, तो तुम सभी अच्छे से तैयार हो जाना। जी मम्मी जी। तीनों बहुएं खुशी से अपनी गोद भराई के लिए तैयार हुईं और वर्षा ने अपनी सभी करीबी मेहमानों को बुलाकर बहुत अच्छे से अपनी बहुओं की गोद भराई कराई। तुम्हारी जैसी बहुएं पाकर मेरी किस्मत चमकी है। बस भगवान हम सभी के बीच की मोहब्बत को इसी तरह से बरकरार रखे। अचानक ही माहौल थोड़ा इमोशनल सा हो गया, तो वर्षा की एक बहू चंचल ने माहौल को बदलने को सोचा और वो अपने देवरों को देखकर बोली। देवर जी, आप कब माँ को दादी माँ बनने की खुशखबरी सुनाने वाले हो? बोलो बोलो।
अपनी बहू की मजाक की बात सुनकर वर्षा बोली, तू ठीक कहती है बहू, अब मुझे इन दोनों के लिए भी कोई आदर्श सी लड़की ढूंढ ही लेनी चाहिए, वरना अगर इनकी उम्र निकल गई तो कोई भी लड़की शादी को हामी नहीं भरेगी। वर्षा की बात सुनकर सभी जोर जोर से हंसने लगे और इसी तरह तीनों बहू की गोद भराई हंसी खुशी हो गई। गोद भराई के तुरंत बाद ही वर्षा ने अपने छोटे बेटों के लिए भी लड़की ढूंढना शुरू कर दिया। ये लड़कियां मेरे बेटों के हिसाब से एकदम बढ़िया रहेंगी। माँ जी, ये दोनों तो अब बड़ी ही सुंदर हैं, तो हमारे देवर जी भी किसी से कम थोड़ी हैं। मम्मी जी, ये लड़कियां देवर जी के हिसाब से एकदम परफेक्ट है, आप बेफिक्र होकर शादी के लिए बात कर लीजिए। यमुना और प्रिया सभी घर वालों को पसंद आ चुकी थी। वर्षा ने उन दोनों के साथ अपने बेटों की शादी के लिए बात की और कुछ ही दिनों में यमुना और प्रिया की शादी अमीशा और अंकुश से हो गई। अरे मेरा तो इस कमरे में दम घुटने लगता है। सासू माँ, आपसे एक बड़ा घर नहीं लिया जाता है क्या? बहू, तुम्हारे पति और जेठ जी नया घर लेने की कोशिश में लग तो रहे हैं। वर्षा की तीनों बड़ी बहुएं जितनी सीधी थीं, उनकी देवरानियां उतनी ही तेज। अरे छोटी बहुओं, जरा देखो, तुम्हारी जेठानियां गर्भवती हैं, जरा इन्हें खाना दे दो। गर्भवती हैं तो हम क्या करें? क्या गर्भवती औरतें खुद खाना नहीं लेती हैं? इस कंडीशन में ज्यादा चलना फिरना अच्छा नहीं है। बस सासू माँ, ये कोई बड़ी हवेली नहीं है जो ज्यादा चलना फिरना बुरा हो, छोटा सा कमरा है, कमरा। हाँ तो तुम लोग रहने दो, हम खुद ही खाना ले लेंगे। गौरी जैसे ही खाना लेने को उठी, अचानक उसे डिलीवरी पेन शुरू हो गया और देखते ही देखते वर्षा की तीनों बहू दर्द से करहाने लगीं। वर्षा उन्हें जल्दी से अस्पताल लेकर पहुंची और वहां उसकी तीनों बहुओं ने बहुत सुंदर सुंदर बच्चों को जन्म दिया। अब वर्षा की तीनों बहुएं अपने बच्चों के साथ घर आ चुकी थी। यमुना, जरा मुझे ये हैंकी देना। ओह माय गॉड, अरे बेबी आपके हुआ है और कामों में आपने हमें लगा दिया। अब मैं कोई भी काम नहीं करूंगी, समझिए आप। यमुना और प्रिया अपनी जेठानियों के इतने नाजुक दौर में भी काम नहीं आ रही थी। सारे काम वर्षा ही कर रही थी, जैसे बच्चों के कपड़े धोना, अपनी बहुओं के लिए ताकतवर खाना बनाना वगैरह वगैरह। हे भगवान, तूने मुझे 3 बहुएं तो बिल्कुल देवी के समान दी थी, तो तूने इन शैतानों को मेरी झोली में क्यों डाला? देखते ही देखते इसी तरह समय बीत गया और अब वर्षा की दोनों छोटी बहुएं भी गर्भवती हो चुकी थी। ओहो, इस प्रेगनेंसी में तो मेरा जी हर वक्त मिचलाता रहता है। अपनी बहू की बात सुनकर वर्षा उसके पास अचार लेकर आई। ले बहू, ये खा। वर्षा इसी तरह से अपनी दोनों बहुओं का ध्यान रख रही थी, साथ ही उनकी जेठानियां भी कोई कमी नहीं छोड़ रही थी। जेठानी जी, मम्मी जी। बोलो यमुना, मुझे बहुत प्यास लगी है, अभी पानी लाती हूँ। सभी उन दोनों का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे थे। इसी तरह से समय बीता और दोनों ही देवरानियों ने अपने 9वें महीने में कदम रखा। मुबारक हो बहुओं, आज तुम्हारी गोद भराई होगी। अपनी सास की बात सुनकर दोनों बहुओं ने मुंह बना लिया। क्या हुआ, तुम खुश नहीं हो? काहे की खुशी? हमारे मेहमान सभी इतने हाई स्टैंडर्ड के हैं। मेरी बहनें इतने अमीर खानदानों से हैं, हम उन्हें इस कमरे में बुलाएंगे? सही कहा, मेरे सारे भाई बहन मुझे देखकर हंसेंगे। मैं यहाँ पर अपने किसी भी मेहमान को नहीं बुलाऊंगी। ऐसे क्यों कह रही हो? गोद भराई की रस्म के लिए हमारा ये घर मायने नहीं रखता। रखता है, आपको ही तो ऐसा लगता है कि ये कोई मायने नहीं रखता। ऐसा नहीं है मेरी बच्चियों, बात को समझो। वर्षा और उसकी तीनों बड़ी बहुओं ने अपनी देवरानियों को बहुत समझाया और किसी तरह उन्हें गोद भराई के लिए मना ही लिया। दोनों ही बहुओं की गोद भराई काफी अच्छे से हो गई, लेकिन अभी भी उन्हें संतुष्टि नहीं मिली थी। जब सभी मेहमान चले गए तब यमुना बोली, बस मैं ही जानती हूँ कि मेरे माँ बाबा के सामने मुझे कितनी शर्म आ रही थी कि मैं उन्हें दूसरे कमरे में बैठा भी नहीं सकती हूँ। मुझे भी। दोनों बहुओं ने इसी तरह से अपनी सास को बहुत सुनाया, लेकिन वर्षा कुछ भी नहीं बोली। इसी तरह से दिन बीत गए और अब यमुना और प्रिया ने भी 2 सुंदर बच्चों को जन्म दिया। वर्षा उन्हें अस्पताल से घर ले आई और घर में सभी उन दोनों की देखभाल बहुत ही अच्छे से करने लगे, जिस बात ने उन्हें उनकी गलती का एहसास कराया। मम्मी जी, जेठानी जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने हमेशा आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, लेकिन मेरे ऐसे दिनों में भी आपने मेरा साथ नहीं छोड़ा। मुझे माफ कर दीजिए, इस बच्चे की खातिर माफ कर दीजिए मुझे भी। देखो बहुओं, इस कंडीशन में ऐसी बातें सोचना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। ना हम लोग कभी तुमसे नाराज थे और ना ही कभी होंगे।
तो अब तुम ज्यादा माफिया मत मांगो। यमुना और प्रिया ने अपनी जेठानियों का चेहरा देखा। उनके चेहरे पर भी हल्की हल्की मुस्कुराहट थी, जो साफ बता रही थी कि वो लोग उन्हें माफ कर चुके हैं। अब वर्षा की 5 बहुएं बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। उसके 5 बेटे अपने काम में बहुत मेहनत कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ उसकी बहुएं भी घर में बच्चों को पढ़ाने का काम करने लगी। वाह, अपने बच्चों की मेहनत देखकर तो मुझे लग रहा है कि तुम लोग मुझे ताजमहल ही दिलाओगे। इसी तरह बातों ही बातों में समय बीत गया और वर्षा की बहुओं और बेटों ने अपनी मेहनत से एक अपना खुद का मकान खड़ा किया। अब सभी के पास रहने के लिए अलग अलग कमरे थे और सभी उस बड़े घर में खुशी खुशी रहने लगे।